क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। जब भी कोई बॉडी कहाँ पे मूव करती है, सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, तो उस पे सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए एक क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? फोर्स की। क्या है? फोर्स की आवश्यकता होती है। और इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल के बिना कोई भी वस्तु वृत्तीय पथ पर गति नहीं कर सकती है। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल के बिना, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका फॉर्मूला भी शायद लिखाया था। क्या होता है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जहाँ पे आर क्या है? रेडियस। इसको फिर हम लोगों ने कोणीय वेग अर्थात एंगुलर वेलोसिटी के रूप में भी लिखा था। क्या फॉर्मूला था? एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये क्या था? दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, सही है। क्या सही बता रहे थे हम? ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। अब केंद्रीय बल। अब केंद्रीय बल क्या होता था, ये मैंने बताया कि जब कोई वस्तु रोटेटिंग क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फिर आप जानिए जब कोई वस्तु किसमें, कोई वस्तु अगर रोटेट कर रही हो, क्या कर रही हो? घूर्णन गति कर रही हो, और इस पर कोई वस्तु रख दें तो उस पर बाहर की ओर क्या लगता है? बल लगता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल। या फिर हम यह भी कहते हैं, यदि कोई वस्तु क्या कर रही हो? घूर्णन गति कर रही हो, तो उस वस्तु पे बाहर की ओर क्या लगता है? बल लगता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल। इसका कई सारा एग्जाम्पल बताया था। पहला कौन सा इस पे बेस्ड होता है? वॉशिंग मशीन। क्या होता है? वॉशिंग मशीन जो है इस अपकेंद्रीय बल पर स्थित है। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था? दूसरा देखा था मक्खन निकालना। दही से क्या निकालना? मक्खन निकालना। यह भी किस पे बेस्ड है? यह भी जो है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर बेस्ड है। ठीक है, तो ये सब कुछ उदाहरण थे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं? जब किसी बॉडी को क्या किया जाता है? एक प्रारंभिक गति से हम लोग थ्रो करते हैं। क्या करते हैं? जब किसी वस्तु को प्रारंभिक गति से क्या किया जाता है? थ्रो किया जाता है, फेंका जाता है। एट मेकिंग एन एंगल विथ द हॉरिजेंटल, मतलब किसी मतलब हॉरिजेंटल मतलब समतल से कुछ एंगल, कोण बनाते हुए जब किसी को वस्तु को हम लोग फेंकते हैं तो वह क्या करता है? वह परवलाकार पथ को क्या करता है? फॉलो करता है। ठीक है, और इस टाइप की गति करने वाला वस्तु क्या कहलाता है? प्रोजेक्टाइल कहलाता है। और प्रोजेक्टाइल मोशन में वस्तु को ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में उन्मुक्त विचरण करने दिया जाता है। क्या किया जाता है? अगर इंग्लिश में बोलें, a motion of an object is said to be the projectile motion if an object is thrown with initial velocity and allowed to travel in the influence of gravity alone, then that motion of the body is known as projectile motion. जब किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है और उसे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में उन्मुक्त विचरण करने दिया जाता है, तो इस प्रकार की गति को प्रक्षेपीय गति कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हुआ कि हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और एक जो है जैवलिन थ्रो थी, जानते हैं? नाम सुने हैं? कौन है एक एथलीट जो इंडिया का जैवलिन थ्रो करता है? नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो वो भाला जो फेंकता है, वह भी भाला क्या है? कौन सी गति करता है भाला? प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। ठीक है, तो यहां से ऐसे करके नीरज चोपड़ा भाला फेंके और ये यहाँ पे क्या हुआ? इस तरीके से प्रोजेक्टाइल जो भाला है वह ट्रेजेक्ट्री पाथ फॉलो करता है। यह कहते हैं यह पथ जो है वह उसका भाला फॉलो करता है। हम लोग देखते होंगे क्रिकेट में जब सिक्स कोई बैट्समैन मारता है तो वह भी जो बॉल जो पाथ फॉलो करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। और उसका पाथ होता है परवलाकार। क्या है? पैराबोलिक। कैसा पथ होता है? पैराबोलिक, या फिर कैसा क्या कहेंगे हम लोग? परवला कार।
जैसे कि जब हम कोई चीज को ऐसे करके क्या करते हैं, फेंकते हैं, क्या करते हैं, जब किसी चीज को हम ऐसे करके क्या किए, फेंके, तो आप ध्यान से देखिए कि ये जो ऐसे करके गया, ये बॉडी क्या हो रहा है, हिमांशु साहब कैच कीजिएगा इसको, ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे करके गया, ठीक है, वहां तक ये गया, हाँ आप मत फेंकिए, अरे ठीक है, ये इधर से आया, तो यहां पर आपने देखा कि ये जो है दो प्रकार की गति कर रहा है। एक गति क्या हो रही है, एक गति आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो बॉडी था ये पहले ऊपर गया और फिर क्या आया, नीचे की ओर आया, तो ये कौन सी गति है, वर्टिकल मोशन, ऊर्ध्वाधर गति। पहले बॉल कहाँ गया, ऐसे करके आया, तो ये ऊपर गया और फिर क्या आया, नीचे आया, एक। और दूसरी गति क्या किया ये इसने, ये जो है आगे की ओर क्या हुआ, बढ़ता गया, ये आगे की ओर बढ़ता गया। तो जब कोई वस्तु जो है प्रक्षेप गति करती है, कैसा गति करती है, प्रक्षेप गति करती है, तो इसमें एक्चुअली में कितना गति होता है, दो। कितना गति होता है, दो। एक यह ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है, और दूसरा गति कौन करता है, क्षैतिज गति। कौन सी गति करती है, क्षैतिज, मतलब यह जो है हॉरिजॉन्टल। तो एक मोशन किधर हो गया, क्षैतिज मोशन, और दूसरा कौन सा हो गया, ऊर्ध्वाधर मोशन। मतलब एक हो गया वर्टिकल मोशन और दूसरा कौन सा हो गया, सॉरी, एक हो गया हॉरिजॉन्टल मोशन और दूसरा कौन सा हो गया, वर्टिकल मोशन। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रक्षेपीय जो गति होती है इसमें कितनी गति शामिल होती है, दो। कौन कौन सी, एक ऊर्ध्वाधर और दूसरा क्या, क्षैतिज। मतलब एक हो गया वर्टिकल और दूसरा कौन सा हो गया, हॉरिजॉन्टल। ये लिखते रहेंगे, थोड़ा सा ये डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यहां पर एक कॉलम बनाएंगे, ये लिख लिया ना, एक यहां पे कॉलम बनाएंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, ठीक है, यहां पे लिखेंगे ऊर्ध्वाधर गति और यहां पे क्या लिखेंगे, क्षैतिज गति। कॉलम बनाएंगे। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, जो प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा ये बताइए कि गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वह कैसे लगता है, क्षैतिज लगता है या लंबवत या ऊर्ध्वाधर लगता है, वर्टिकल लगता है, हाँ। और यहां पर आप देखेंगे जब दो गति कर रही है, मतलब हर एक पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल का कितना वेलोसिटी, दो गति होगा, कितना गति होगा, दो गति होगी, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि बल केवल और केवल किस दिशा में लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में। ये कैसे क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। और इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बॉल क्या होता है, ऊपर जाता है और फिर कहाँ चला आता है, नीचे चला आता है। यही होता है ना। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता और बॉल को हम ऐसे फेंक देते तो बॉल जो है वो क्या होता, कभी धरती पे लौट के वापस नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे धरती पर वापस लौट के आने का कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल किधर की ओर लग रहा है, नीचे की ओर। किधर की ओर लग रहा है, नीचे की ओर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि हॉरिजेंटल मतलब कि क्षैतिज की ओर, कौन सा, इस साइड, ये जो गति है इस पर किसी भी प्रकार का बल नहीं लग रहा है। इस पर इधर क्या हो रहा है, किसी भी प्रकार का बल नहीं लग रहा है। यहाँ पे हम लोग वायु के द्वारा जो घर्षण बल लगता है उसको क्या मान लिया है, शून्य। उसको क्या मान लिया है, जीरो। अभी मान लिए कि वायु के द्वारा कोई भी बल जो है लगाया नहीं जा रहा है। तो हम लोग को केवल एक ही तरफ बल लगता है, वो किधर की ओर लगता है, नीचे की ओर, ठीक है। तो जिस तरफ बल लगता है वह मोशन कैसा होता है, एक्सेलरेटेड या नॉन एक्सेलरेटेड, त्वरित या ये त्वरित गति कब होती है, कोई भी गति जो है त्वरित कब होती है, जब उस पर कोई क्या लग रहा हो, बल लग रहा हो। क्या लग रहा हो, जब किसी भी वस्तु पर बल लगता है तो उसकी गति कैसी हो जाती है, त्वरित हो जाती है। एक्सेलरेटेड मोशन तभी होगा जब वस्तु पे क्या लगेगा, बल लगेगा। मतलब त्वरित गति का मतलब होने का मतलब क्या है कि वह एक समान गति से नहीं चलेगा बल्कि उसकी गति में क्या आ जाएगी, परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर केवल और केवल इस दिशा में क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो केवल और केवल त्वरित गति कौन सी होगी, वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल मोशन जो है ये कैसी गति होती है, यह होती है
त्वरित गति। यह क्या होती है? त्वरित गति। ठीक है, ये कैसा होता है? एक्सेलरेटेड मोशन। क्या होता है? एक्सेलरेटेड मोशन। इसीलिए यह क्या होती है? बॉडी, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट जो है, यह पहले ऊपर जाता है, फिर कैसा आ जाता है? नीचे की ओर आ जाता है। और हॉरिजेंटल मोशन पे किसी भी प्रकार का बल नहीं होता है, तो ये कैसा होता है? एक समान गति, मतलब यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो हमारे बॉडी ऐसे करके जो मूव कर रही है, जब हम ऐसे फेंकते हैं तो इधर की तरफ जो उसकी गति होती है वो कैसी होती है? एक समान गति। और जो ऊपर की तरफ गति होती है वह कैसी होती है? त्वरित गति। इसीलिए पहले ये ऊपर जाती है, फिर क्या होती है? नीचे चली जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जब हम इसको फेंके, फिर से एक बार ध्यान से देखिएगा। चलिए साहब, ये ऐसे करके हम फेंके, ये हम ऐसे करके क्या किए? फेंके। तो ये क्या हुआ कि एक हाइट तक गई। क्या हुआ? एक हाइट तक गई और उसके बाद फिर ये क्या आ गई? नीचे की ओर आ गई। ये क्या हो गई? नीचे की ओर आ गई। तो ये हाइट तक ऊपर गई यहां पर, और फिर ये क्या करने लगी? नीचे की ओर गति करने लगी। तो इसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम हाइट। क्या होता है ये? मैक्सिमम हाइट। और इस उच्चतम बिंदु पर क्या होता है? इस उच्चतम बिंदु पर ये क्या है? मैक्सिमम हाइट है, उच्चतम बिंदु। इस उच्चतम बिंदु पर वर्टिकल मोशन कितना हो जाता है? जीरो। कितना हो जाता है? जीरो। इसीलिए वस्तु देखिए ऊपर की ओर जा रही है गति, इसको गुरुत्वाकर्षण क्या खींच रहा है? नीचे की ओर खींच रहा है। तो ऊपर जाएगा, जब तक इसका शक्ति रहेगा तब तक ये क्या करेगा? ऊपर जाएगा। और जब इसका शक्ति कम हो जाएगा तो यहाँ एक उच्चतम बिंदु पे इसकी गति क्या हो जाएगी? शून्य। क्या हो जाएगी? शून्य। अब फिर यह नीचे की ओर क्या होगा? आना। जैसे कि हम ऐसे ही उछाले तो ये क्या हुआ? यहां तक गया और उसके बाद फिर क्या आ गया? नीचे आ गया। मतलब मैक्सिमम ये कहां तक जा पाया? यहां तक। तो यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। और उसके बाद फिर तो उच्चतम मैक्सिमम हाइट पर जो है वर्टिकल मोशन क्या होता है? जीरो। तो यहां पर दूसरा पॉइंट इसमें क्या हो गया? उच्चतम बिंदु पर ऊर्ध्वाधर गति शून्य होती है। शून्य होती है। The vertical velocity is zero at maximum height. The vertical velocity is zero at maximum height. और यहां पे क्या होता है? यहां पर जो है हम लोग ये पढ़े ही हैं कि ये एक समान गति से मूव करती है, तो मैक्सिमम हाइट पे भी कौन सी वेलोसिटी केवल और केवल होगी? हॉरिजेंटल। क्या होगी? मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल तो जीरो हो जाएगी, लेकिन ये जीरो नहीं होगी। यह क्या होगा? यह गति उच्चतम बिंदु पर शून्य नहीं होती है। नहीं होती है। समझ में आ गया बात? हाँ, इस गति पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होता है। का प्रभाव होता है। इस गति पर कोई बल नहीं, मतलब इस गति पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं होता। ये लिख लीजिए, इस गति पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, ये क्या कहते हैं? इन दिस डायरेक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट इन दिस डायरेक्शन, और इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स डू नॉट एक्ट इन दिस डायरेक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स डू नॉट एक्ट इन दिस डायरेक्शन। अब कुछ ये हमारा, ये आप समझ गए कि कैसे क्या होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या लिखेंगे हम लोग? प्रक्षेप गति की विशेषता क्या है?
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन अ प्लेन। यह समतल गति अर्थात यह समतल गति अर्थात टू डायमेंशन, 2D कहते हैं ना, याद समझते हैं 2D और 3D, ठीक है। तो 2D गति का उदाहरण है, क्या है? 2D गति का उदाहरण है, ठीक है। ये क्या होता है? 2 डायमेंशनल मोशन, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन। दूसरा, प्रक्षेप गति में जिस गति से प्रोजेक्टाइल मतलब जिस गति से बॉडी को प्रक्षेप किया जाता है, उसी गति से प्रक्षेप बॉडी क्या करती है? धरती को टकराती भी है। समझ में आई बात? क्या कहने का मतलब है? मतलब यह है कि अगर हम जो है ऐसे करके बॉडी को थ्रो किए, ऐसे करके बॉडी को क्या किए? थ्रो किए, तो जो इसका प्रारंभिक वेलोसिटी होगा जिससे हम थ्रो किए हैं, उसी गति से यह क्या करेगी? धरती पर टकराएगी भी। यदि हम इसको 30 मीटर पर सेकंड की गति से क्या किए हैं? फेंके हैं, तो यह टकराएगी किस गति से? 30 मीटर पर सेकंड की गति से ही क्या करेगी? टकराएगी। तीसरा पॉइंट, जिस कोण से, जैसे कि हम क्या किए, ये था इस, माने थे ये थीटा डिग्री पे हम फेंके, क्या किए? थीटा डिग्री पे फेंके, तो ये जब टकराएगी तो कितना एंगल बनाएगी? जिस एंगल से हम फेंकेंगे उसी एंगल से वो धरती से क्या करेगी? टकराएगी भी। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये हम लिखेंगे, देखिए यहां पे हम बॉडी को थ्रो किए, बॉडी कहां पहुंची? मैक्सिमम हाइट पे, और फिर क्या आई? नीचे की ओर आई। तो जितना बॉडी को समय लगेगा मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, उतना ही समय कितना किसको लगेगा? मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में। समझ में आई बात? क्या कहे? जैसे हम इस बॉडी को ऐसे करके क्या किए? थ्रो किए, तो ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंची, तो यहां से ये कहां पहुंची? मैक्सिमम हाइट पे, उच्चतम बिंदु पर, और फिर उच्चतम बिंदु से कहां आई? नीचे। तो जितना समय हमको यहां से उच्चतम बिंदु पर आने पे लगेगा, उतना ही समय उच्चतम बिंदु से फिर कहां पे आने लगेगा? नीचे आने पर लगेगा। तो मतलब अगर यहां से यहां तक का समय क्या है? t1, और यहां से यहां आने का समय कितना है? t2। तो क्या होगा? t1 इज इक्वल टू t2, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहते हैं हम लोग? टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब इसको थ्रो किया गया, ठीक है, जितना समय यह क्या रहता है? ऊपर में रहता है। क्या चीज रहता है? मतलब यहां से थ्रो करने में और फाइनली उसका पृथ्वी पे क्या आके टकराने पर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब कितने देर तक वस्तु क्या रही? हवा में। तो यहां से प्रक्षेप करने पर और वापस इसके धरती पर टकराने के बीच, इस दोनों के बीच जो समय रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट, या फिर टाइम पीरियड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। और इसको किससे डिनोट किया जाता है? टी से। कैसे डिनोट किया जाता है? टी से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2u साइन थीटा अपॉन जी। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितने देर तक जो है प्रक्षेप करने पर और पुनः इसके कहां पे टकराने से? धरातल पे टकराने में दोनों के बीच में समय लगता होगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो समय होता है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2u साइन थीटा अपॉन जी। यही फॉर्मूला पूछा जाता है और इसमें कुछ नहीं पूछता है, नहीं तो वही स्टेटमेंट पूछते हैं जो आपको लिखा चुका हूं, ठीक है। समय बराबर क्या होता है? 2u साइन थीटा अपॉन जी, वेयर, जहां u क्या हो गया? प्रारंभिक गति, मतलब कि या फिर प्रक्षेप्य गति, इनिशियल वेलोसिटी। जिस गति से वस्तु को प्रक्षेपित किया गया, जिस गति से वस्तु को प्रक्षेपित किया गया, ये कौन सा है? u। थीटा क्या हो गया? जिस कोण पर, पहला क्या हो गया? u क्या हो गया?
इनिशियल वेलोसिटी विथ विच बॉडी इज प्रोजेक्टेड, इनिशियल वेलोसिटी विथ विच बॉडी इज प्रोजेक्टेड। थीटा क्या हो गया, जिस कोण पर वस्तु को प्रक्षेपित किया गया, द एंगल एट विच बॉडी इज प्रोजेक्टेड, जिस कोण पर वस्तु को प्रक्षेपित किया गया। और जी क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब हम कोई ऐसे बॉडी है, इसको हम क्या कह दिए कि भैया तुम चल दो, ठीक है, और छोड़ दिए, तो पहले इसका वेलोसिटी क्या है, 0, और जैसे ही इसको छोड़े धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसको त्वरित, ये गुरुत्वीय त्वरण को क्या कहते हैं कि जब किसी वस्तु को क्या किया जाए, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में उन्मुक्त विचरण करने दिया जाता है। When a body is allowed to freely fall under the effect of gravity, then the acceleration produced in the body is known as acceleration due to gravity। जब किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में उन्मुक्त विचरण करने दिया जाता है, तब उसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। तो ये समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। इसका रियल मीनिंग क्या होता है, वो प्रैक्टिकल मीनिंग वो समझाता हूं। जैसे कि यहां से किसी वस्तु को नीचे आने में 5 सेकंड लग गया। कितना सेकंड लग गया, 5 सेकंड। कहां से आने में, ये कोई ए पॉइंट है और यहाँ का है बी पॉइंट, और यहां से हम इसको क्या किया, नीचे की ओर गिराए, तो यहां से यहां आने में क्या लग गया, 5 सेकंड। तो यहां पे पहले इसका वेग कितना था, 0, ठीक है। 1 सेकंड के बाद, कितना सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद इसका गति कितना हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगा, 9.8। इसको जो है लगभग कितना के बराबर ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब। कितना ले लेते हैं, 10 मीटर। फिर दूसरे सेकंड में इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। फिर तीसरे में 30, फिर चौथे सेकंड में 40, और पांचवें सेकंड में 50 मीटर। और यह 50 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से क्या करेगी, जो धरती से टकराएगी। तो यह जो गति में बढ़ोतरी हो रही है, यह किसके कारण हो रही है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और हर सेकंड कितना गति बढ़ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हर सेकंड पृथ्वी, आप चले गए, जितना ऊपर चले जाइए वहां से हल्क जैसा कूद जाइए, ठीक है, तो हर सेकंड में आपका स्पीड क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए जब ऊंचाई से कोई गिरता है तो प्रभाव ज्यादा होता है, ठीक है, केवल मिथुन चक्रवर्ती को छोड़ के, ठीक है, ग्रेविटी उसके सामने अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो यहाँ पे यही होता है 2u sin थीटा अपॉन जी। तो जी का हमेशा मान अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, लेकिन अगर एग्जैक्टली कहे तो कितना होता है, ठीक है। और इसको, ये क्या है, त्वरण है, ये याद रखिएगा, ये क्या है, त्वरण है। और इस त्वरण की उत्पत्ति किसके कारण होती है, मतलब कि ये क्या है, एक्सेलरेशन है। और इसका प्रोडक्शन किसके कारण होता है, ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो एक एग्जांपल जो कहा जाता है कि मान लेते हैं किसी वस्तु को हमने क्या किया, 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से जो है, आप कितने डिग्री पे फेंक दीजिए, 30 डिग्री पे फेंके। कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे फेंके, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। तो बताइए वह कितने देर तक हवा में रहेगी। क्या कहें हम कि किसी वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से क्या किया गया, फेंका गया, और कोण कितना है, वह धरती से कितना डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का। तो बताइए कि यह वस्तु कितनी देर हवा में रहेगी। तो क्या चीज निकालेंगे हम लोग, टी निकालेंगे। और क्या होता है फॉर्मूला, टी यू साइन थीटा अपॉन जी। 2 हो गया, यू का मान कितना है, साइन थीटा, साइन क्या होता है 30 डिग्री, और यहाँ पे कितना हो गया, जी कितना हो गया 10। तो 10 और 10, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/, तो 2 × 1/2 कितना हो गया, मतलब 1 सेकेंड तक वो क्या रहेगी, हवा में बनी रहेगी। कितने सेकेंड तक हवा में बनी रहेगी, 1 सेकेंड तक हवा में बनी रहेगी। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, दैट इज रेंज। क्या कहलाता है,
रेंज का मतलब क्या होता है, कितनी दूरी तय की गई, क्या कहे, प्रारंभिक बिंदु और जिस जहां पर बॉडी क्या करती है, पृथ्वी से पुनः टकराती है, इस दोनों के बीच की क्या, इन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको आर से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, आर से। किसी को मालूम क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है, ये वाले क्वेश्चन से। मतलब यह, इसका मतलब कोई बता सकता है क्या होता है, क्या बोला मैंने, जैसे ये जैसे कि पेन है, ठीक है, और इसको हम फेंके, ठीक है, तो एक तो या तो हम इसको फेंक सकते हैं, कुर्सी तक गया ये, ठीक है, और तो यहां से जब हम ये फेंके और यहाँ पे कहाँ पे लॉन्च हुआ, कुर्सी पे जाके गिरा, तो यहां से कुर्सी तक की जो दूरी होगी ये क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पे यू क्या है, तो भी जिस गति से वस्तु प्रक्षेपित, द वेलोसिटी विथ विच बॉडी इज प्रोजेक्टेड। तो ये लिख लीजिए, वेयर यू, आप लिख लीजिएगा इसको, सब तो जो पहले में लिखाए थे वही इसका मतलब है। जी का मतलब क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण। जी का मतलब क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण। और थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, जिस कोण से प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, तो डायरेक्ट यही लिख लीजिए, यह हो गया कोण, यह हो गया प्रक्षेपित गति, प्रक्षेपित गति, और यह हो गया ग्रेविटी, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू गुरुत्वीय त्वरण। क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण। और यह हो गया कोण। अब देखिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आप देख रहे हैं इसी प्रिंसिपल का यूज कौन किए हैं, जो जैवलिन थ्रोअर होते हैं, कौन सा, नीरज चोपड़ा। ठीक है, यहां पे देखिए कि इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो, क्या हो, मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी हम मैक्सिमम गति कितना दे सकते हैं, 100 मीटर पर सेकेंड। कितना दे सकते हैं, किसी भी, आपको भाला फेंकने की क्या होगी, एक मैक्सिमम लिमिट होगी कि इस वेलोसिटी से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, नहीं फेंक सकते हैं। तो अब आपको यदि आपकी दूरी क्या करनी हो, बढ़ानी हो, दूरी क्या करनी हो, बढ़ानी हो, तो आप ये जानते हैं कि ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा जो है इसका मान कितने के बीच में रहता है, 0 से 1 के बीच में। कितना, 0 से कितना के बीच में रहता है, 1 के बीच में रहता है। ठीक है, 0 कब होता है, साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 30, साइन 45 और साइन क्या कहते हैं 60 √3 बटा, और साइन जो है 90 डिग्री कितना हुआ, 1। मतलब कि अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी रहे, क्या हो, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या कर दें, फिक्स कर दें। इनिशियल वेलोसिटी को क्या कर दिए, फिक्स कर दिए। जैसे कि थोड़ा ध्यान से बस सुनिएगा, ठीक है, लिखिएगा बाद में। साइन को हम क्या रख दिए कि u को फिक्स कर दिए, u को क्या कर दिए, फिक्स कर दिए। कितना फिक्स कर दिए, 10 कर दिए। ठीक है, g हमारा क्या है, फिक्स है 10। ठीक है, इसका मतलब है, और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो अब यदि हम एंगल को चेंज करते जाए तो हमारा रेंज क्या हो जाता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें हम पुट करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल R1 पहला केस लेते हैं। क्या लेते हैं, पहला केस है जब हम लोग थीटा क्या रख देते हैं, 0 डिग्री। कितना रख देते हैं, 0 नहीं रख देते, 30 रख देते हैं। कितना, 30। ठीक है, तो यहाँ पर यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 यहाँ पे, और साइन कितना रख दिए, मान लेते हैं 15 डिग्री रखे। कितना रखे, 15 डिग्री। 15 डिग्री पे क्या किए, फेंके, तो साइन कितना है, 2 थीटा है। कितना है, 2 थीटा। तो 15 दूनी क्या हो जाएगा, 30। और साइन 30 डिग्री का मान कितना आता है, 1/2 आता है। तो ये कट के कितना 10 हो गया, मतलब कि मैक्सिमम कहाँ तक जा पाएगा, 5 मीटर तक जा पाएगा। ठीक है, हाँ। अब जो है हम जो है क्या किए, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी सेम रखे हैं, और अपने जो 15 डिग्री था इसको क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बढ़ाते। तो एक
साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 1 है। और ये कब आता है साइन? 90 डिग्री पे। और यहाँ पे साइन कितना है? 2 थीटा है। 2 थीटा मतलब 2 थीटा का मतलब कितना हो गया? 90 इज इक्वल टू 2 थीटा होगा। थीटा इज इक्वल टू कितना? मतलब यह है कि यदि वेलोसिटी सेम हो, यदि प्रारंभिक गति क्या हो? सेम हो, तो यदि हम किसको 45 डिग्री के कोण पे क्या कर दें? प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर दें, तो रेंज जो होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। रेंज क्या होगा? मैक्सिमम। ठीक है। तो नीरज चोपड़ा को आप देखते होंगे कि फेंकने से पहले ही क्या सेलिब्रेट करने लगता है। वो लोग इतना प्रैक्टिस कर लिए होते हैं कि उनको एहसास हो जाता है कि जो हम प्रक्षेपण किए हैं वो एग्जैक्टली कितने डिग्री पे हुआ है? 45 डिग्री पर हुआ है। ठीक है। और इनको मालूम होता है कि इनिशियल वेलोसिटी तो हम हर बार कितना देते हैं? सेम देते हैं। बस एंगल 45 डिग्री पे एडजस्ट हो जाए तो हमारा भाला सबसे दूर जाके गिरेगा। समझ में आई बात? ठीक है। इसीलिए तो क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर? कि एट व्हाट एंगल, ठीक है, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम प्रोवाइडेड दैट इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज सेम। ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि प्रारंभिक बिंदु यदि प्रारंभिक गति क्या है? सामान्य है, तो किस कोण पर हमारा जो रेंज है वो क्या होगा? अधिकतम होगा। तो आंसर कितना होगा? यहाँ पे 45 डिग्री। याद रखिएगा साइन 91 होता है, साइन 45 कितना होता है? 1/√2। फिर भी हम साइन 45 पे मैक्सिमम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फॉर्मूला में क्या है? वेरी गुड, साइन 2 थीटा अपॉन जी है। तो ये यहाँ पे 45 को दुगना करके क्या हो जाता है? 90 आ जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट रेंज का फॉर्मूला लिखे हैं? कुछ लिखे हैं? हाँ, ठीक है। तो एक डायग्राम बस बना के ऐसे लिख दीजिए, ये होता है रेंज, ये ताकि आपको याद रहे यहाँ से यहाँ पर। ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। ऐसे करके थ्रो किया गया, यहाँ से टकराया गया। इसमें अब लास्ट जो है वो हम लोग देख लेते हैं। 2 पॉइंट है, एक मैक्सिमम हाइट, एक पाथ का। ठीक है। उच्चतम बिंदु, कितना उच्चतम बिंदु ये क्या करेगी? ग्रहण करेगी। तो इसको उच्चतम बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या कह लेते हैं हम लोग? मैक्सिमम हाइट। उच्चतम बिंदु, इसका फॉर्मूला क्या होता है? u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्या होता है? 2g। ठीक है। u² थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और ये क्या होता है? ये मैक्सिमम हाइट। चलिए तो एक थोड़ा सा मैक्सिमम हाइट निकाल लीजिए। 20 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से फेंका गया कितना? 30 डिग्री पे। कितना स्पीड कितना है प्रारंभिक? अच्छा u सबका जानते ही हैं क्या होता है। तो यहाँ पे u कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। g कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये थीटा कितना है? ठीक है। तो इसमें अगर हम पुट करेंगे तो u कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर। और बटा कितना आ जाएगा? 2 × 10। तो ये कितना? 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। ये कितना हो जाएगा? 1/4। और ये कितना हो जाएगा? 2 × 10। ठीक है। तो यहाँ पे 0 और 0 कट गया। 4 से ये 40 कितना? 10 बार में। और 2 से ये कितना? 5 बार में। तो कितना आ गया? हाइट कितना तक जाएगा? 5 मीटर ऊपर तक जाएगा। और फिर क्या आ जाएगा? नीचे की ओर। ठीक है। कितना ऊपर जाएगा? 5। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर u सेम है, क्या है? u का मान क्या है? सेम है, तो किस एंगल पर सबसे ऊपर तक जाएगा? हाँ, थीटा इज इक्वल टू कितना? साइन थीटा का वैल्यू कितना? मैक्सिमम कितना होता है? 1। मतलब 90 डिग्री जब कोण रहेगा तो सेम वेलोसिटी पर सबसे ऊपर तक जाएगा। ठीक है। तो 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ? ऐसे फेंकना या ऐसे फेंकना?
ऐसे फेंकना। तो इसका मतलब है कि जब किसी बॉडी को हम लोग ऐसे फेंकेंगे तब वह सबसे क्या होगा, ऊपर तक जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो यहाँ 90 डिग्री तक ऊपर जाते हैं तो प्रोजेक्टाइल पाथ जो है सर वो ऐसे करके बन जाता है, ऐसे करके, और फिर वो ऐसे करके आता है। तो यह भी एक तरीके का क्या है, लगभग जो है उसको, उसमें आप अभी पढ़े नहीं होंगे, मैथ्स में इसेंट्रिसिटी सब आता है, ठीक है, तो उसका बहुत कम हो जाता है, इसीलिए वो लगभग कैसा हो जाता है, ऐसे करके जो है थोड़ा सा ऐसे आ जाता है। तो ये एक प्रोजेक्टाइल ही टाइप का कार्य करता है। वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, सिम सिम, रेंज बहुत क्या हो जाता है, लगभग 0 के बराबर रेंज आ जाता है, क्योंकि रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो 90 को दुगना करेंगे कितना आ जाएगा, 180, और साइन 180 कितना होता है, 0। तो रेंज क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई हॉरिजेंटल डिस्टेंस होता है नहीं करेगी, वो जिस पे आई ऐसे करके फॉलो करें। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है। ठीक है, मैक्सिमम, तो यहाँ पे एक लिख लीजिए, मैक्सिमम हाइट अटेन कब करेगी, जब साइन ये थीटा कितना हो, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कोण पर वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तय किया जाता है। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, यदि प्रारंभिक गति एक समान हो, यदि प्रारंभिक गति एक समान हो, फॉर सेम इनिशियल वेलोसिटी हाइट ऑब्टेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम 90 डिग्री थीटा, फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और लास्ट पॉइंट ये क्या है, प्रक्षेप, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक इन नेचर, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। प्रक्षेप गति करने वाले, प्रक्षेप गति करने वाले वस्तु का पथ परवलाकार होता है। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ बॉडी मूविंग इन प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक इन नेचर। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा, ये समाप्त हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन कब होता है, जब किसी वस्तु को हम किसी कोण पर प्रक्षेप करते हैं और उसको ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण बल में उन्मुक्त विचरण करने देते हैं। ठीक है, यह क्या होती है, इसकी कितनी गति होती है, 2 गति, एक कौन सी गति होती है और दूसरा कौन सी होती है, हॉरिजेंटल। जो वर्टिकल वेलोसिटी है क्या है, जो ऊर्ध्वाधर गति है वह एक समान रहती है क्या, नहीं, वो क्या होती है, चेंज होती है। इसीलिए इसको हम लोग कैसा कहते हैं, त्वरित गति। कैसे कहते हैं, त्वरित। जबकि क्षैतिज गति कैसी होती है, एक समान होती है। ठीक है, जो वर्टिकल गति है, कौन सा, जो ऊर्ध्वाधर गति है, कहाँ पे 0 हो जाती है, उच्च, वेरी गुड, मैक्सिमम हाइट पे ये क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जिस गति से हम लोग प्रक्षेप गति को क्या करते, प्रक्षेप किसी बॉडी को प्रक्षेपित करते हैं, उसी गति से वो क्या करती है, धरातल पर गिरती है। जिस कोण से हम लोग प्रक्षेपित करते हैं उसी कोण से क्या करती है, धरातल पर गिरती है। जो यह दूरी, क्षैतिज दूरी तय करती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंज। रेंज मैक्सिमम कितने डिग्री पर होता है, 45 डिग्री पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। उच्चतम बिंदु कहाँ पे मैक्सिमम होता है, 90 डिग्री, मतलब कि जब हम सीधे ऊपर की तरह थ्रो करें। और पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक। कैसा होता है, पैराबोलिक। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन, एक ये भी पूछता है कि यदि 30 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से हम किसी बॉडी को क्या किए, फेंके, तो कितने वेग से वो नीचे जो है गिरेगी, सेम वेलोसिटी से। 30 मीटर से जब फेंकेंगे तो टकराई भी की कितने से, 30 से। यदि हम उसको 45 डिग्री पर फेंके हैं, कोण पर फेंके हैं, तो किस कोण पर गिरेगी, 45 डिग्री कोण पर गिरेगी। ठीक है, यही सब क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज क्या है, वर्क, एनर्जी और पावर, कार्य। चलिए थोड़ा सा जो है ध्यान दीजिए। सबसे पहला क्या है, फिजिक्स में जो कार्य होता है वो क्या होता है, जो हम लोग जो कार्य करते हैं उससे बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, कार्य का मतलब क्या होता है, वर्क। फिजिक्स में जो वर्क होता है इसको हम लोग कहते हैं एफ डी कॉस, चाहे स्टैंडर्ड अगर हम यूज करें, एफ एस कॉस थीटा। क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला केवल लिख लीजिए, बाकी अभी हम बता रहे हैं, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या है, ये एक टॉय है, और टॉय को एक बच्चा क्या कर रहा है, ठीक है,
ऐसे करके खींचते हुए लेते जा रहा है, ठीक है। तो ये इधर की ओर क्या लगाता है, बल लगाएगा इधर की ओर, ठीक है। और ये किधर, इधर की ओर, आगे की ओर क्या कर रहा है, आगे की ओर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। मान लेते हैं यह ए पॉइंट है और खींचते खींचते ये कहाँ पे पहुंच गया, बी पॉइंट पर पहुंच गया, ठीक है। और यह इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा, यह एंगल क्या है, थीटा, ठीक है। तो यहां पर जो एफ एस कॉस थीटा है, इसको दूसरे वे में लिख सकते हैं, बल गुना विस्थापन गुना कॉस थीटा। इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, जहां पर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, थीटा जो है वह बल और विस्थापन के बीच क्या है, बल और विस्थापन के बीच में क्या है, कोण है, ठीक है। क्या है, बल और विस्थापन के बीच में कोण है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू थीटा, बल और विस्थापन के बीच में कोण है। थोड़ा लिख लिया इसको। अब हम देखते हैं, ये हो गया हमारा क्या, बॉडी। ये बॉडी पर फोर्स किधर की ओर लग रहा है, इधर की ओर। विस्थापन किधर की ओर हो रहा है, इधर की ओर। विस्थापन किधर ओर, इधर की ओर। तो ये हमारा क्या है, थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से, मतलब फिजिक्स में कोई भी कार्य कब होता है, जब आप क्या करें, बल लगाएं और बल के कारण उस वस्तु में क्या हो, विस्थापन हो। क्या हो, विस्थापन। जैसे कि हम ये टैब लिए, ठीक है, अब इस पे हम बल लगा रहे हैं और यहाँ आगे की ओर बढ़ नहीं रहा है, तो हम कह देंगे यहाँ पे विस्थापन कितना हुआ, 0 हुआ। तो क्या आपके द्वारा कोई कार्य किया गया, नहीं, क्योंकि जैसे ही एस क्या हो जाएगा, एस का मतलब क्या है, विस्थापन। विस्थापन जैसे ही 0 हुआ, वर्क क्या हो जाएगा, 0। समझ गए। तो हिंदी मतलब इसमें किसमें, आपके ये फिजिक्स में कार्य कब होता है, कार्य तब होता है जब क्या हो, किसी न किसी प्रकार का विस्थापन हुआ। विस्थापन नहीं होगा, कार्य नहीं कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है, फोर्स और विस्थापन के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, हमेशा 90 डिग्री से कम। क्या है, फोर्स, जैसे कि फोर्स इधर लगा रहे हैं और विस्थापन किधर कर रहे हैं, इधर की ओर कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्क कितना हो जाएगा, 0। वर्क कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि अगर मतलब फोर्स इधर लगा रहे हैं और विस्थापन किधर की ओर हो रहा है, इधर की ओर हो रहा है, तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0। क्या होता है, 0। इसीलिए फिजिक्स के हिसाब से कूली के द्वारा, यदि कूली क्या करता है, सामान को कहाँ रख लेता है, सर पर रख लेता है, तो सामान को उठाने के लिए फोर्स किधर की ओर लगा रहा है, ऊपर की ओर। जैसे कि ये कोई कूली है, ठीक है, यहाँ पे ये सामान रखा, ठीक है, तो सामान को पकड़ने के लिए ये फोर्स किधर की ओर लगा रहा है, ऊपर की ओर बल लगा रहा है। और मूव किधर कर रहा है, इधर की ओर मूव कर रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, ठीक है। तो 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 0। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी कोली को कह सकते हैं कि तुम्हारे द्वारा कार्य किया गया क्या है, इसे पैसा नहीं देंगे, तो वहीं पे वो आपको क्या करेगा कहेगा कि ज्यादा फिजिक्स पढ़े हो ना, ठीक है, ठीक है। तो यही, तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो कब होगा, दो केस में कार्य क्या होगा, 0 होगा। पहला कार्य कब 0 होगा, जब बल और विस्थापन के बीच में कोण कितना हो, 90 डिग्री का। और दूसरा कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो, ना हो, तब पर भी कोई कार्य नहीं किया गया। तो लिख लीजिए इसको। भौतिकी के अनुसार यदि किसी वस्तु पर बल लगाने पर किसी भी प्रकार का विस्थापन नहीं हुआ हो, तो उसके द्वारा शून्य कार्य किया जाएगा। फॉर 0 डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन बाय द बॉडी इज ऑल्सो 0। दूसरा, यदि बल तथा विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो, तब भी कार्य शून्य होता है, क्योंकि cos 90 डिग्री 0 होता है। इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री,
द वर्क डन बाय द बॉडी इज जीरो इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, द वर्क डन बाय द बॉडी इज जीरो बिकॉज cos थीटा इज जीरो, cos थीटा इज जीरो। एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पल, वर्क डन बाय कूली इज जीरो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। भौतिकी के अनुसार कूली के द्वारा शून्य कार्य किया जाता है। और ये वाला एक डायग्राम बना दीजिएगा। भौतिकी के अनुसार कूली के द्वारा शून्य कार्य किया जाता है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी होता है, फोर्स भी होता है, लेकिन एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। वेरी गुड। कार्य निगेटिव हो सकता है, हाँ, कार्य जो है पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो सब हो सकता है। वर्क कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। लिख लीजिए, कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। पहला क्या होगा? वर्क कैसा है? अदिश राशि। कार्य कैसा हो सकता है? जीरो, शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक। अगर हम न्यूटन मीटर कहें तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन, और विस्थापन का यूनिट क्या हो गया? मीटर। तो न्यूटन मीटर भी इसका ऐसा यूनिट हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? न्यूटन मीटर भी। तो पहला प्रॉपर्टी हम क्या देखें? वर्क कब होता है? जब बल लगाया जाए और उसमें क्या हो? विस्थापन हो। तब हम कहते हैं कि वस्तु के द्वारा फिजिक्स के अनुसार क्या किया गया? बल। ठीक है। तो घर पे आपको मम्मी किचन में कोई टास्क दे दी कि भैया ये करो, बहन ये करो, तो वो क्या हो जाएगा? आपके द्वारा शून्य कार्य किया जाए, क्योंकि विस्थापन क्या हो रहा है? जीरो। दूसरा क्या होता है कि थीटा, थीटा भी मैटर करता है कि बल और विस्थापन के बीच का क्या कोण है। यदि कोण, वो क्या होता है? कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। कोण अगर क्या है? 90 डिग्री है, तो आपके द्वारा कार्य कितना किया जाएगा? शून्य किया जाएगा। वर्क एक कैसा क्वांटिटी है? कार्य स्केलर, अदिश राशि है। इसकी यूनिट क्या होती है? जूल या फिर न्यूटन मीटर। यह कैसा हो सकता है? शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी। जीरो, निगेटिव और पॉजिटिव, तीनों चीज हो सकता है। ठीक है। अब जो है नेक्स्ट हमारा है पावर। कौन सा? कौन आदमी पावरफुल होता है? जो दूसरे को कूट सके। हु इज पावरफुल? क्या मैडम, कौन पावरफुल है? पावर, शक्ति का मतलब कौन शक्तिशाली है? जिसके पास ज्यादा पावर, जिसके पास ज्यादा शक्ति है वही शक्तिशाली है। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, किसी व्यक्ति जो क्या करता हो, किसी भी कार्य को कम समय में कर देता हो, ठीक है, वो क्या है? शक्तिशाली है। ठीक है। तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर क्या हो गया? द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की का दर। कार्य करने का क्या दर क्या कहलाता है? पावर। पावर इज इक्वल टू, हम लोग पंखा कहते हैं ये बहुत पावरफुल पंखा है, कि आप इसके एकदम फुल स्पीड में आप चले जाइएगा तो आपको उड़ा के जो है 4 बार पहुंचा देगा। ठीक है। तो क्या कहेंगे? पंखा इज मोर पावरफुल। ठीक है। बाइक का इंजन पावरफुल कब कहलाता है? जब वह कम समय में बहुत ज्यादा क्या कर ले? स्पीड पकड़ ले। ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, मतलब कि वर्क बटा समय। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? और दूसरा, ठीक है, नहीं सही है, ऐसे नहीं, वाट। ठीक है। तो यहाँ पे और क्या हो सकता है? दूसरा क्या हो सकता है? लिखे वर्क का डिफिनेशन, सॉरी पावर का डिफिनेशन लिखे ना, शक्ति का नहीं लिखे। कार्य करने के दर को क्या कहते हैं? कार्य करने के दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति। ठीक है। और दूसरा हम लोगों ने ये फॉर्मूला लिखा, कार्य बटा समय। कार्य बटा समय, इसकी यूनिट क्या हो गई? वाट। ठीक है। और नेक्स्ट क्या? इसका दूसरा यूनिट क्या होता है? जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड। एक इसकी यूनिट और होती है जिसको कहते हैं हॉर्स पावर। नाम सुने हैं? आप लोग के घर पे मोटर लगा हो अगर, ठीक है, तो मोटर हमेशा क्या चीज पे देगा? हॉर्स पावर। कितने की इक्विवेलेंट होता है? वेरी गुड, 746 क्या? वेरी गुड, 746 वॉट। यह भी क्या है? पावर का यूनिट है। ये अक्सर पूछा जाता है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। हॉर्स पावर भी किसका यूनिट है? अच्छा, एक और आता है वाट आवर, किलो वाट आवर। हम लोग के घर पे क्या होता है? बिजली जब यूज होती है तो उसको किससे डिनोट करते हैं? किससे? किलो वाट आवर। याद है? यह किसका यूनिट है?
पावर का, तब एनर्जी। वेरी गुड। किसकी यूनिट है ये? एनर्जी का। ये क्या है? एनर्जी का जो है यूनिट है। ये किसकी यूनिट है? एनर्जी। ये कंफ्यूजन नोट करके लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? नोट करके लिख लीजिए। किलोवाट आवर ऊर्जा का मात्रक है। क्या है? ऊर्जा का मात्रक कौन सा है? किलोवाट आवर। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे दैट विल बी द एनर्जी। लास्ट क्या है? एनर्जी। कौन ज्यादा एनर्जेटिक होता है? पावरफुल तो समझ में आ गया। जो कम समय पे कोई क्या करे, किसको एनर्जेटिक कहते हैं? कि बहुत इसमें एनर्जी, इधर से उधर बहुत क्या कर कूद रहा है, ठीक है, तो कहते हैं ना ज्यादा एनर्जी चढ़ गया है। क्या कहते हैं? जो इधर से उधर छटक रहा हो, ठीक है। क्या होता है उसमें? किसको एनर्जेटिक ज्यादा कहेंगे? एनर्जी ऊर्जावान वो होते हैं जिसके कार्य करने की क्षमता क्या हो, कहता है बहुत एनर्जेटिक है, दैत्य की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? मतलब कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा। क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज डिफाइंड एज, एनर्जी इज डिफाइंड एज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अच्छा, ये पावर कैसा यूनिट है? स्केलर या वेक्टर? अदिश। तो लिख लीजिएगा, पावर कैसा है? अदिश राशि है। पावर कैसा है? अदिश राशि है। कार्य, यह इसकी मात्रा क्या होगी? जूल। इसकी भी मात्रा क्या होगी? जूल। अच्छा एक चीज तो भूल ही गए, जो वर्क है उसका सीजीएस यूनिट क्या होता है? क्या होता है? अर्घ। क्या होता है? अर्घ। तो लिख लीजिएगा क्या कि शक्ति, शक्ति जो है इसका सीजीएस यूनिट, कौन सा यूनिट? सीजीएस यूनिट। ये क्या होता है? अर्घ। क्या होता है? अर्घ। क्या होता है? जैसे कि हम लोग फोर्स पढ़े थे, याद है? फोर्स में ऐसा यूनिट क्या था? न्यूटन। न्यूटन। और सीजीएस यूनिट क्या था? डाइन। क्या था? डाइन। बल पढ़े थे ना? बल का जो था ऐसा यूनिट क्या था? न्यूटन। और वो कौन सा था? डाइन। क्या था? सीजीएस यूनिट क्या था? डाइन। और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन था। ये याद है? ठीक है। उसी तरह कार्य मतलब वर्क और ऊर्जा, कौन सा? ऊर्जा, दोनों का इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट क्या है? वॉट। क्या है? इसमें सॉरी, जूल। ऐसा यूनिट क्या है? जूल। और सीजीएस यूनिट क्या है? अर्घ। सीजीएस यूनिट क्या है? अर्घ। और 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्घ। कितना हो गया? 10⁷। हाँ 10⁻। न्यूटन क्या हो जाए? जैसे कि जूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को अगर करेंगे तो डाइन सेंटीमीटर। न्यूटन को डाइन में बदलेंगे कितना आ जाएगा? 10⁵। और मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10⁻²। और ये कितना हो जाएगा? 10⁷। 10⁷ अर्घ। कितना हो गया? 10⁷ जो है वह अर्घ हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ सकते? ये एनर्जी। एनर्जी में हम लोग क्या देखें कि एनर्जी का जो क्या कहते हैं हम लोग? एनर्जी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। और शक्ति को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर। समझ में आया? दोनों में अंतर समझ में आया? अगर हम लोग शक्ति और कार्य दोनों में अंतर देखें तो ये क्या हो जाता है? वर्क अपॉन टाइम। मतलब कि कार्य करने का दर, रेट ऑफ डूइंग, ठीक है। और ये क्या होती है? कार्य करने की क्षमता, मतलब कैपेसिटी टू डू वर्क। क्या अंतर होता है दोनों में? कोई एक बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं? एक होता है मैराथन, नाम सुने हैं? मैराथन मतलब 21 किलोमीटर दौड़ना है। और एक दौड़ना होता है 100 मीटर। क्या दौड़ना होता है? 100 मीटर, स्प्रिंट कहते हैं उसको, ठीक है। तो किसमें ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है?
ठीक है। मैराथन क्या होता है कि आप जो है बहुत देर, कैपेसिटी क्या है आपकी, बहुत बहुत देर तक क्या कर रहे हैं काम, मतलब कि पढ़ने की क्षमता क्या है, बहुत देर तक आप पढ़ सकते हो, बहुत एनर्जेटिक। और पावर क्या कहेगा, कम समय में आप क्या कर लें, ज्यादा वर्क कर लें तो आप क्या कहेंगे, शक्तिशाली। ठीक है, तो इसका जो होता है वो समय के समय क्या होता है, निर्धारण, और इसका क्या कहते हैं हम लोग, कितना आप कार्य क्या है कर सकते हैं। समझ गए, कैपेसिटी टू डू वर्क, दोनों में अंतर समझ में आया। ठीक है, तो यह क्या हो गया, कैपेसिटी टू डू वर्क। अब एनर्जी में जो है एक दो तीन एनर्जी थोड़ा पढ़ना है हम लोग को। तो सबसे पहले लिखिए यांत्रिकी ऊर्जा, क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। कौन सा एनर्जी, यांत्रिकी ऊर्जा। क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी, द एनर्जी ऑफ द बॉडी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ रेस्ट, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और मोशन। पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग हिंदी लिखते हैं। द एनर्जी possessed by the body by virtue of its position or motion is known as mechanical energy, is known as mechanical energy। देखिए क्या है इसका मतलब, क्या होता है, यह बॉडी है, ठीक है, ये यहाँ पे अभी रखे हैं तो ये कोई कार्य कर रहा है क्या, नहीं। लेकिन जैसे ही हम इसको क्या किए, यहां से उठा के यहां लाए और इसको छोड़े, ये क्या किया, नीचे की ओर आया। यहां पे रह रहे थे तो इसमें कोई कार्य था, करने की क्षमता थी, लेकिन जैसे ही इसको उठाए अब इसकी कार्य करने की क्षमता क्या हो गई, बढ़ गई। आपको याद होगा पहले बंदर एक क्या बना, ताली बजाता था, ठीक है, तो उसका क्या करते थे, चाबी हम देते थे उसमें, जैसे ही चाबी देते थे और छोड़ते थे वो क्या होता था, ताली बजाना शुरू कर दे। तो यह सब उदाहरण किसका होता है कि उसके पोजीशन के कारण ये क्या है, यह कोई कार्य कर सकता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल, या फिर इतना समझिए अभी, कार्य करने की इसकी क्या है, क्षमता। दूसरा क्या है, मोशन, दूसरा क्या है, मोशन। यदि कोई वस्तु क्या चीज में रहती है, गति पे रहती है, कोई कार्य क्या है, गति में है। आप जो है रजनीकांत से प्रभावित होकर उसके सामने खड़े हो गए, ठीक है, तो क्या होगा, कार आएगी और आपको जो है डायरेक्ट तमिलनाडु के अपोलो हॉस्पिटल में पहुंचा देगी कि जाइए भैया मिल के आइए। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी क्या है, ये जो कार्य किया, इट बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, क्या चीज के लिए, मोशन के कारण ये क्या कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है। ठीक है, तो दो चीज हुआ, एक क्या हुआ, उसके पास किसी वस्तु के पास पोजीशन के कारण उसके पास वर्क करने की क्षमता होती है, एक क्या होती है, मोशन के कारण उसके कार्य करने की क्षमता होती है। तो इसको, इस मैकेनिकल एनर्जी को कितने भागों में तोड़ दिया गया, दो भागों में इसको विभाजित कर दिया गया। और वह ऊर्जा जो किसी के यहाँ, अच्छा ये हिंदी में लिख लिया ना, हाँ हिंदी में तो लिखा है ना, अगर किसी वस्तु में उसके स्थिति के कारण ऊर्जा हो तो इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल, क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, या फिर कहते हैं अस्थितिज ऊर्जा, क्या कहते हैं, अस्थितिज ऊर्जा। और यदि क्या हो, गति के कारण उसके पास अगर कोई मोशन के कारण उसके पास कभी एनर्जी हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा या फिर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, यांत्रिकी ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, यांत्रिकी ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल एनर्जी आर ऑफ टू टाइप, मैकेनिकल एनर्जी आर ऑफ टू टाइप। और क्या बना लीजिए ऐसे करके, एक हो गया स्थितिज ऊर्जा, दूसरा गतिज ऊर्जा, क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हो गया, एनर्जी possessed by the body by virtue of its position, कार्य करने की क्षमता, एनर्जी possessed by the body by virtue of its motion, by virtue of its motion, वस्तु की कार्य करने की क्षमता।
इसमें फॉर्मूला पूछता है। क्या पूछता है? फॉर्मूला। इसका जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। क्या होता है? mgh। जहां पर मतलब यह है कि अगर कोई वस्तु जो है जिसका द्रव्यमान कितना है m है, उसको सतह से कितनी दूरी पे रख दिया गया? h ऊंचाई पर रख दिया गया, तो इसमें जो है इसकी स्थिति के कारण क्या हो गया? ऊर्जा हो गया। और वह ऊर्जा कितने के बराबर होगा? mgh के बराबर। जहां पे m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान, मास है। h क्या है? हाइट है, ऊंचाई है। कहां से? सतह से। क्या है? ग्राउंड से। और g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये होता है mgh। जैसे कि ये एक वस्तु है, इसको हम ग्राउंड से क्या किए? 1 मीटर तक ऊपर ले आए। कितना तक? 1 मीटर। अब मान लेते हैं इसकी वजन कितना है? इसका मास 1 किलो। कितना है? 1 किलो। 1 मीटर 1 किलो। और गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? 10। कितना होता है? 10। तो इसमें कितना एनर्जी हो गया? 1 × 1 × 10, 10 न्यूटन या 10 जूल। चलिए इसको पहले लिख लीजिए। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, बस फॉर्मूला पूछता है इसलिए लिख लीजिए, हाफ mv²। यहां पर m क्या हो गया? द्रव्यमान। v क्या हो गया? वेग, वेलोसिटी। क्या हो गया? वेग। क्या हो गया? वेग। चलिए मैं यहाँ पे अब थोड़ा सा बस 2 मिनट लगेगा, समझा देता हूँ। उसके बाद फिर कल जो है एक लॉ पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिससे कि बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए 2 चीज। पहले पोटेंशियल एनर्जी समझा रहा हूँ। क्या समझा रहा हूँ? पोटेंशियल एनर्जी। ये जैसे कि सतह है, ये क्या है? सतह है। यहाँ पर हम इस क्या रख दिए? किसी बॉडी को रख दिए। अब जो है इस बॉडी को हम क्या कर दिए? h हाइट तक लेते आए। कितना हाइट तक लेते आए? h हाइट तक उठा दिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या था? 0। क्यों? क्योंकि h इज इक्वल टू क्या था? 0। लेकिन जैसे ही हम इसको यहाँ पे ले आए तो यहाँ पे अब इसका मास क्या है? m है, h भी है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? mgh। ठीक है, इस केस में mgh कितना हो गया? 0, क्योंकि h कितना था? 0। ये डायग्राम बनाते जाइएगा, ये डायग्राम बना लीजिए। तो अगर मान लेते हैं बॉडी का मास कितना है? मास है 1 kg। कितना है? मान लो 10 ही kg कर देते, 10 kg। ठीक है, हाइट कितना है? 1 मीटर। कितना है? 1 मीटर। ठीक है, और जी कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? m g और h। मास कितना है? 10। ये कितना है? 10। हाइट कितना है? 1। तो कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन या जूल? जूल। क्यों? क्योंकि एनर्जी की यूनिट क्या होती है? दूसरा हमारा क्या है? दूसरा है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। मान लेते हैं कोई वस्तु जो है वह 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से क्या कर रहा है? जा रही है, और इसका वजन कितना है? 10। क्या है वजन? 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला? हाफ × mv²। तो यहाँ पर हाफ × 10 × 10 कितना हो जाएगा? 50। सॉरी, एक और 0, 5। सॉरी, क्या हो गया? 500। ओके, तो अगर देखिए कि अगर कोई हैवी ट्रक है, क्या है? कोई हैवी ट्रक, और कोई हैवी क्या है? कोई ट्रक है जो कि 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से है, और कोई जो है कार है 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। किसके पास एनर्जी ज्यादा होगा? ट्रक के पास। क्यों? क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान क्या है? ज्यादा है। और अगर एक गोली है और एक क्या है? स्टोन है, किसको फेंकने पे ज्यादा चोट लगेगा? गोली तेज रफ्तार से जा रही है, उसकी वेलोसिटी क्या है? ज्यादा है। स्टोन की वेलोसिटी क्या है? कम है। तो किसके पास एनर्जी ज्यादा होगा? गोली के पास एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये चीज जो है एनर्जी हो गया, और दूसरा क्या हो गया? समझ में आया? ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, यही फॉर्मूला बस पूछता है। ठीक है, और दूसरा क्या पूछेगा? एक क्वेश्चन घर जाके कर लीजिएगा। क्या? यदि किसी वस्तु के वेग को दुगना
किया जाता है तो उसके गतिज ऊर्जा में कितना गुना वृद्धि होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा।